हाँ। बच्चों आवाज आ रही है? और मैं भी नजर आ रहा हूँ या नहीं आ रहा नजर? मौसम। हम्म। तस्वीर आ रही है आगे। आवाज नहीं आ रही। और हम्म। लड़के का आ रही आवाज आ रही है। बच्चों मैं नजर आ रहा हूँ आप लोगों को? हाँ नजर आ रहा हूँ, ठीक है। इसको जरा सा राइट साइड पे करूँ। नहीं यार, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हाँ, ऐसे। ओके, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। ज़रा मुझे गाइडेंस दीजिएगा, बच्चों बताइएगा कि आप लोगों ने जो उम्मीद है सारों ने पीआरसी पढ़ा होगा समहाउ। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पीआरसी ना किया हो, कोई एग्जाम्शन वगैरह मिल गई हो और अकाउंटिंग में, तो ऐसा कोई स्टूडेंट मौजूद है? एग्जाम्शन करवा के जो आया हो। चले आगाज करते हैं बच्चों फिर हम। हमने पीआरसी लेवल पर
सीखा था कुछ प्रोसेस। क्या किया था? कुछ प्रोसेस सीखा था। मैं उस प्रोसेस को थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। टी काउंट बना देता हूँ दोबारा से आपके लिए। नहीं, बने हुए हैं, टी काउंट बने हुए हैं, बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं जस्ट ज़रा इसको हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या क्या कुछ कैसे कैसे एंट्रीज हमें बस रिवाइज करनी है। फिर इन एंट्रीज की बेसिस के ऊपर हमें एक आदत सवाल परफॉर्म करना है इंशाल्लाह उल अजीज। ये जो आपके सामने स्क्रीन है इस वक्त, इसके अंदर हम एक फैक्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, आप समझ लें। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर तीन चार काम होते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले मटेरियल खरीदा जाता है। तो मटेरियल की एंट्री, मटेरियल खरीदने की एंट्री, मटेरियल की इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा या फिर अकाउंट पेएबल हो जाएगा। मटेरियल डेबिट, कैश क्रेडिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। ये पहले नंबर पर एंट्री हमारी ये आ गई, मटेरियल अकाउंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट या फिर कैश क्रेडिट या फिर बैंक क्रेडिट या फिर कोई एडवांस क्रेडिट। फैक्ट्री के अंदर दूसरी चीज जो है वो लेबर को पैसे देने होते हैं। तो लेबर को जो पैसे दिए जाते हैं वो पेरोल अकाउंट बोला जाता है उसे, ओवर हेयर। दूसरा अकाउंट क्या है? पेरोल अकाउंट। तो दूसरी एंट्री मेरी जो होगी वो होगी पेरोल की एंट्री। ये भी कैसे होगी? ये भी ऐसे होगी कि पेरोल अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट या पेरोल अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। पेरोल क्या है? ये है वर्कर्स की, फैक्ट्री के वर्कर्स की सैलरी। ये यहां पर लिखी जाती है पेरोल अकाउंट के अंदर। तो इसकी एंट्री दूसरे नंबर पर सीखी, पेरोल अकाउंट डेबिट और कैश पेबल बैंक क्रेडिट। या अगर कोई एम्प्लॉयज ने एडवांस लिया हुआ है, एडवांस टू एम्प्लॉयज अगर पहले से लिया हुआ है तो वो एडजस्ट हो जाता है। एडवांस टू एम्प्लॉय किस तरीके से एडजस्ट होता है? अगर हम किसी बंदे को देते हैं एडवांस तो हम उसको लिख लेते हैं कि इससे ये वाले पैसे वापस लेने हैं, एडवांस टू एम्प्लॉय। एडवांस टू एम्प्लॉय डेबिट और कैश क्रेडिट। फर्ज कर लेते हैं इसने अप्रैल के महीने की सैलरी अभी से ले ली। अप्रैल सैलरी 50% ये ले ली इसने। इसकी सैलरी से 30,000 थी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय थी 30,000। 50% उसने एडवांस ले लिया, मीन्स उसने 15,000 ले लिया। ये कब ले लिया उसने? मार्च में बैठ के 10 मार्च 24 को। अब क्या हुआ? ये मार्च का महीना खत्म हुआ, अप्रैल का महीना चला, अप्रैल का महीना पूरा खत्म हुआ। अप्रैल के महीने की अब सैलरी 30 तारीख को हमने देनी है से। तो अब एंट्री क्या बन जाएगी इसकी फिर कि 30,000 तो हमने एडवांस, 15,000 एडवांस दिया हुआ था। अब 15,000 नहीं लगता, मैं 50% नहीं लिखता, मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करवाना चाहता। मैं इसको 40% कर देता हूँ क्योंकि 50-50 में बच्चा जो है ना परेशान होता है। 40%, तो ये 12,000 बन जाएगा, ये एडवांस। अब जब 30 अप्रैल को सैलरी पे होनी है तो हमारा अकाउंट हो जाएगा पेरोल अकाउंट डेबिट 30,000 से। एक कैश देना है या अभी पेएबल है 16,000। ओहो, डेबिट नहीं होना, क्रेडिट होना है। और 16 नहीं,
18,000, 60%। और 12,000 जो हमने एडवांस दिया हुआ है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पेरोल अकाउंट, कि हमने पेरोल अकाउंट के अंदर ये 12,000 क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ये एडजस्ट हो जाता है। तो अगर इसको कंबाइन फॉर्म में लिखा जाए तो फिर ऐसे लिखा जा सकता है, पेरोल अकाउंट डेबिट, एडवांस टू एम्प्लॉय क्रेडिट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई मसले मसाइल? तो दूसरी एडजस्टमेंट हो गई मेरी पेरोल की, पेरोल अकाउंट डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। थर्ड एंट्री मेरे FOH वगैरह है। तीसरी एंट्री FOH, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या कुछ आ जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाता है आपका रेंट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी पहले से ही सोची हुई रिपेयर। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के फैक्ट्री के खर्चे। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओवरहेड्स जो एक्सपेंडिचर हैं वो डेबिट, और कैश या पेबल क्रेडिट। ये आपकी यहां पर ये वाली एंट्री लिखी गई तीसरे नंबर पर। फिर एक एंट्री आती है कि जैसे हमारी मशीनरी है, मशीनरी मशीनरी की डेप्रीसिएशन की जाती है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ये एंट्री होती है। इसी तरह से जो नॉर्मल खर्चे होते हैं उसकी एंट्री एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट होती है, या बैंक क्रेडिट होता है, या फिर पेएबल क्रेडिट होता है। ये एंट्री की लॉजिक जरा सी समझ लें। अब हमने सिर्फ सिर्फ किया क्या है, इस एक्सपेंस की जगह पर क्या लिख लिया, फैक्ट्री ओवरहेड। तो इस एक्सपेंस की जगह पर भी क्या लिखा जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये हमारा कॉस्ट काउंटिंग का एक फ्लो बन रहा है कि क्या क्या खर्चे होते हैं, उनकी एंट्रीज क्या क्या कुछ होती हैं। तो ये आपकी क्या आ गई, लॉजिक आ गई। FOH मशीनरी अकाउंट, मशीनरी की डेप्रिसिएशन अगर आपने मालूम करनी है। इसी तरह से जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है उसकी डेप्रिसिएशन, उनके लिए ये वाली एंट्री पास होगी। FOH डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये आपकी आ गई 4 नंबर की एंट्री, FOH या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये यहां पर हमने 4 नंबर लिखा हुआ है जी। ठीक हो गया प्यारे बच्चों? अच्छा, ये आपके पास मटेरियल अकाउंट की भी एंट्री आ गई, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये आपके खर्चे हो गए, जो खर्च करने की एंट्रीज हैं। कितनी एंट्रीज, 4 एंट्रीज। क्या लें, पहले खर्चे की जो करने की एंट्रीज हैं, ये 4 एंट्रीज हमने डिस्कस कर ली। अब हमने समझना है, 2 किस्म का होता है मटेरियल। कोई भी चीज आप सोचें, आज आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आपने कोई भी चीज जो मैन्युफैक्चर करनी है वो बतानी है, फिर हम कुछ कोशिश करेंगे कि मैं उसमें से एक आधा मिनट सोचूंगा कि बच्चों ने ये फरमाइश की है कि इस फलानी चीज के बारे में बताएं।
जी बच्चों, उसको आगे मैन्युफैक्चर कर लेंगे। ये हमारा तकरीबन आधा चैप्टर आज हो जाना है, एक छोटा सा चैप्टर। कोई चीज आप सोचना चाहते हैं तो बता दें। क्यों रेहान? कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सोचें कि फलानी चीज हम बनाना चाह रहे हैं। चेयर्स कर लें, चलें जनाब, चेयर्स कर देते हैं जी। चेयर है, चार टांगे तो बन गई है मुझसे, अब चेयर का बाकी हिस्सा कैसे बनाऊं मैं? कुछ ऐसी होती है चेयर। ठीक है जी, ये आपने चेयर की फरमाइश की, थोड़ी सी चेयर मुझसे बन तो गई है। अगर मैं कहूँगा टेबल तो वो कदर आसान है, ये बन गई टेबल। अब इसका मटेरियल कौन सा है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगता है? इसके अंदर वुड लगेगी, अगर ये वुड का बन रहा है। इसके अंदर या फिर क्या लगेगा, चिप बोर्ड, अगर ये चिप बोर्ड की बन रही है। इसके अंदर नेल्स लगेंगे, इसके अंदर ग्लू लगेगी। ये इसके मेन मेन चीजें हैं। इसमें वुड या चिपबोर्ड, ये तो एग्जैक्टली आराम से कहा जा सकता है, डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल है। डायरेक्टली क्या है, आइडेंटिफिएबल टू दी प्रोडक्ट है। एक एक प्रोडक्ट पे कितना लग रहा है। नेल्स भी किसी हद तक कहा जा सकते हैं कि जी स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि जी इतने इतने फासले पे नेल्स लगने। ग्लू है, ग्लू एग्जैक्टली आइडेंटिफिएबल उस तरीके से नहीं होगी विद रेस्पेक्ट टू वन प्रोडक्ट, नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिफिएबल विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट। इसके अलावा एक और मटेरियल मैं लिख देता हूं, वो लिख लेते हैं हम, मशीन का ऑयल है तो ये मटेरियल ही मशीनिंग को यूज देने वाला ऑयल है। ये भी नॉट आइडेंटिफिएबल है। होप सो यू गॉट द पॉइंट। हाँ, बच्चे ने बताया सर इसके अंदर फॉर्म भी लगता है। लें जी, इसमें हम यहाँ पर फॉर्म कह देते हैं। फॉर्म तकरीबन डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल है कि चेयर का साइज देख के उसके हिसाब से उसकी कटिंग होगी और उसका पता होगा कि कितना लगना है। फॉर्म हो गया, उसकी पोशिश हो गई, पोशिश का कपड़ा। तो ऐसा मटेरियल जो डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल होगा, आप चेक कर सकेंगे, उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल। और ऐसा मटेरियल जो एग्जैक्टली exactly किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई ना हो सके,
वो होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। बस ये दो चीजों की पहचान करनी है आपने, बस ये दो पहचान आपके जहन में होनी चाहिए कि ये दो चीजें हैं, एक है डायरेक्ट मटेरियल और एक है इनडायरेक्ट मटेरियल। ले जी, अब इशुएंस की बारी आती है, हमने मटेरियल इशू करना है। मटेरियल इशू करना है तो मटेरियल इशू करने में जो एंट्रीज होंगी वो होंगी आपकी यहां से। दो किस्म का मटेरियल, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। जो डायरेक्ट मटेरियल है वो आप लेंगे और वर्क इन प्रोसेस में भेजेंगे, ये उसका वे आउट होगा। तो इसकी एंट्री कुछ ये हो जाएगी, यहां से आएगा और चला जाएगा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में। ये जर्नल एंट्री के हिसाब से बात तो चल रही है। एक्चुअल में जो मटेरियल जोन सा भी होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही जा रहा होगा, जहाँ पे प्रोडक्शन होनी है। लेकिन जर्नल एंट्री के हिसाब से अ, एक मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में जाएगा जो कि डायरेक्ट मटेरियल है, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो आपका इशू तो होगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाएगा, लेकिन ये एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाकर लिखा जाएगा। तो आपकी दो एंट्रीज मजीद हो गई। जो डायरेक्ट मटेरियल है वो जब इशू होगा तो वो लिखा जाएगा वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो लिखा जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट। क्रेडिट मटेरियल अकाउंट ही होना है क्योंकि मटेरियल में से इशू हो रहा है। ये बात क्लियर हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब आपके पास मटेरियल जो है ये एक हिसाब से खत्म हो गया है, सिवाय इसका ओपनिंग होगा या कोई चीज बची हुई रह गई है तो वो क्लोजिंग होगा। बाकी जो चीज इशू हुई है वो या तो डब्ल्यूआईपी में चली गई या फिर फैक्ट्री ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में चली गई है। तो तीन किस्म के ये अकाउंट बन गए। अब लेबर की बारी आ गई। पेरोल से रिलेटेड एक होगी आपकी डायरेक्ट लेबर, एक होंगे इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में वो वाले बंदे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन करने में। प्रोडक्शन करने में जिनका डायरेक्ट किरदार है, मसलन चेयर बना रहा है तरखान, तो जो तरखान है वो कौन है, जो बढ़ाई है वो क्या है, वो डायरेक्ट लेबर में आएगा। जो उसकी कटिंग कर रहा है, जो उसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है,
एक बंदा होगा जो इसके ऊपर सुपरवाइजर है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये बस बढ़ के मारता है। ठीक है जी। जी आज पहला दिन है और इस वक्त मैं मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइज करवा करवा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू सीएमए। मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों ने पीआरसी लेवल पर पढ़ी हुई है, और ये थोड़ी देर बाद एक चैप्टर जो है, आधा चैप्टर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। चैप्टर है कॉस्ट फ्लो के नाम से। ये एक दिन में ही कह लें, बस मैंने एंट्रीज रिवाइज करवानी है तो ये आधा चैप्टर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। आपने पीआरसी लेवल पर दो क्या नाम है, नाम पढ़े हैं। पीआरसी लेवल पर दो नाम पढ़े हैं अकाउंटिंग के अंदर। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम पढ़ा है और एक आपने इंटरलॉकिंग सिस्टम पढ़ा है। तो हम इंटीग्रेटेड सिस्टम की जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। वहां पे नाम पढ़ा था, वहां पर ये वाली सारी एंट्रीज आपने पढ़ी हुई हैं पीआरसी लेवल पर, अगर किसी ने सही तरीके से वो वाला चैप्टर पढ़ा है तो। अगर किसी ने सही तरीके से नहीं पढ़ा तो फिर इसका मतलब है उसको ये सारे का सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है, जो कि मैं इसीलिए सारा का सारा काम करवा भी रहा हूँ और हर चीज समझा भी रहा हूँ। बात आ गई वापस लेबर के ऊपर, उस तरह के बंदों के ऊपर जो उनसे बंदे डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन करने में, चीज़ें बनाने में, वो कंसिडर होगी डायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर वो होगी जो जैसे सुपरवाइजर है, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। जैसे हो गया आपका स्टोर कीपर। सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गई। अच्छा, इसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट लेबर, लिख दिया हुआ है, नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली। सुपरवाइजर प्रोडक्शन कर नहीं रहा, बना नहीं रहा। तो ये हो गया कुछ डिफरेंस। अब वंस अगेन पेरोल पे आते हैं। तो पेरोल के अंदर जो ऐसे बंदे हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन करने में, उनका की पे चली जाएगी डब्ल्यूआईपी अकाउंट में। और जो बंदे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्ट लेबर है, वो फैक्ट्री ओवरहेड को चली जाएगी।
तो ये हो गई एंट्रीज 7 नंबर और 8 नंबर। WIP को चली जाएगी डायरेक्ट लेबर, और फैक्ट्री ओवरहेड को चली जाएगी इनडायरेक्ट लेबर। तो एंट्रीज हो गई आपकी दो मजीद, 5 6 पहले हो गई थी, 7। WIP डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट डायरेक्ट लेबर, और फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट इनडायरेक्ट लेबर। जी, यहां तक बताएं, बातें समझ लग गई? कोई एंट्री ऐसी हो जो समझ ना लगी हो? ठीक हो गया जी। अब हमारे पास दो खर्चे आ चुके हुए हैं वर्क इन प्रोसेस में, एक डायरेक्ट मटेरियल और एक डायरेक्ट लेबर। अगर हम बात करें डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर की, तो ये बन जाती है आपकी प्राइम कॉस्ट, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, इनडायरेक्ट लेबर होती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये कहलाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। हाँ। तो हमारे पास खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में आ चुके हुए हैं, इकट्ठे हो चुके हुए हैं। अब अगला प्रॉब्लम होता है बच्चों कि खर्चे तो इकट्ठे हो गए हैं, एक्चुअल एक्यूमुलेटेड डेप्शन, मटेरियल इनडायरेक्ट, पेरोल, ये सारे खर्चे इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्चुअल में आ रहे होते हैं, ये लाजमी नहीं है कि आपको अभी से ही पता चल जाए। फॉर एग्जांपल, आपने CMA में प्राइसिंग डिसीजन करना होते हैं। क्या करने होते हैं जी? प्राइसिंग डिसीजन करने होते हैं। अब आप कैसे प्राइसिंग डिसीजन करेंगे? यू हैव टू डू प्राइसिंग डिसीजन। डन। आपको क्या करना है? प्राइसिंग डिसीजन करना है बेटा। और कैसे करना है? ये पूरा महीना है, 1 से लेकर 30 तारीख तक, होल मंथ। आपने जो प्रोडक्शन बनाई है वो इतनी देर की बनाई है। एक ऑर्डर आया, आपने उसको 10 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब क्या आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आ चुके हैं सारे पूरे महीने के?
क्यों बच्चों? पूरे महीने में से? ये मेरा आपसे सवाल, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या डायरेक्ट मटेरियल का पता है कि 10 डेज में प्रोडक्ट पर कितना लगा? क्या डायरेक्ट लेबर का पता है कि 10 दिन में क्या डायरेक्ट लेबर का खर्चा होगा? क्यों बच्चों, बताएं जरा। 3 सवालों के जवाब। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। क्या नहीं करना? घबराना नहीं है। आंसर करने से भी घबराना नहीं है। कंट्रीब्यूट किया करें। दिमाग जल्दी आंसर्स, कॉन्सेप्ट्स पिक करता है। पहले का आंसर आया जी कि नहीं पता लगा। इसका आंसर आ गया नो। बाकी दो यस, क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट है। इन दोनों के आंसर यस। नंबर वन, हमें पता है मटेरियल यार कितना लगा हुआ है। लेबर का हमें पता है कि जी एक लेबर एक चीज बनाने के कितने पैसे लेती है, या फिर उस महीने की उसकी तनख्वाह कितनी है। उसको तकसीम 30 किया, मल्टीप्लाई बाय 10 दिन किया, तो 10 दिन की तनख्वाह आ गई, जितने बंदों ने उन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया। तो हमें उसकी डायरेक्ट लेबर का पता चल रहा है। अब क्या किया जाए? जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसके अंदर 3 चीजें शामिल होती हैं। एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रेयर है। ये मेजरली 3 चीजें होती हैं: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब मुझे प्राइसिंग बनानी है। मुझे पता है यार 1,000 का क्या लगा है, मटेरियल लगा है, लेबर 800 की लगी है। फैक्ट्री ओवरहेड का नहीं पता। क्या किया जाए? बंदे को बताना है कि जनाब कितने पैसे दे दो। क्या ये 1,800 के हिसाब से बढ़ा दिए जाए पैसे? इसके ऊपर कोई वैल्यू लगा दी जाए, या कोई और खर्चे भी होने? हाँ। क्यों बच्चों? यहाँ पर अब मजबूरी आ गई आपकी। अब आपने प्राइसिंग कोट करनी है, तो फिर आप क्या करते हैं, ये एस्टिमेटेड बेसिस पर ले लेते हैं। इसको कहते हैं एब्जॉर्ब्ड करवा लेना, ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। जितनी प्रोडक्ट बनी है उसके हिसाब से ले लेना। हाँ फायदा बेटा, बात ये है 10 दिन के एक्सपेंस कैसे पता चल चुके होंगे? बिजली का बिल कब आएगा?
एंड पर भी नहीं आएगा बेटा। बिजली का बिल आता है महीना भी खत्म होने के भी, कोई 8-10 दिन बाद, कोई किसी को 5 दिन बाद। ये तो नहीं कि 31 एंड हुई और 31 कहानी खत्म। ठीक है। तो अब एफ को हिस्सा बनाना है, एफ एक्चुअल में नहीं पता, खर्चों का हिस्सा बनाना है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस लॉजिक को यूज करते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड लगेंगे तो सही, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑन एस्टिमेटेड बेसिस, प्रोडक्ट का पार्ट बना देते हैं। ये एस्टिमेट अंदाजन होते हैं चीजें, कि जनाब इस दफा मशीन ज्यादा चलेगी, ज्यादा ऑर्डर्स हैं, तो इसका मतलब है ज्यादा बिजली का बिल आएगा, और एस्टिमेट लगा के चेक किया जा सकता है कि कितना का आएगा। इसी तरह से कुछ और भी खर्चे होते हैं। चल एक और खर्चा बता देता हूँ। बिजली के बिल की बात की मैंने, इलेक्ट्रिसिटी, पता नहीं लगेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रिसिटी का। अगली मिसाल, मशीन चलते चलते बंद हो गई। वो है ना, क्या नाम है, एक बच्चा था और एक उसकी खाला थी। तो खाला ने बच्चे को कहा, तुम लैपटॉप पे बैठो चल के, तो मैं आती हूँ। तो बच्चा चढ़ गया फिर उसके ऊपर, और खाला जब आई तो उन्हें पता चला कि जी वो बच्चा तो बैठा गया, उसके ऊपर खड़ा हुआ हुआ है, और हाथ में उसके पानी भी है। और बच्चे ने पानी पीते हुए काम सीधा कर देता है, और पानी चला गया है कंप्यूटर में। कैन यू एस्टीमेट, आप सॉरी, कैन खाला एस्टीमेट के जी रिपेयर पड़ जाएगी। आप अपने आप को खाला की जगह पे रख लें, चाहे मर्द है या अंकल की जगह पे रख लें, चिच्चा की जगह पे रख लें, और साथ इमेजिन करें कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो खाम खामे एकदम से पड़ जाते हैं। क्या ऐसा होता है जिसकी एस्टिमेशन नहीं होती है? तो ये क्या खर्चा जो फैक्ट्री से रिलेट करता है, क्या ये एफओएच होगा? ऑब्वियसली फैक्ट्री से रिलेटेड है तो एफओएच होगा। मैंने जस्ट मिसाल खाला की बच्चे की समझाने के लिए दी है कि खर्चा खाम खामी पड़ जाता होता है। एक और मिसाल, आम सी मिसाल, बाइक पर जा रहे हैं, रास्ते में कील लग गया, पंक्चर हो गया। अब क्या महीने के स्टार्ट में आप एस्टिमेट लगाएंगे कि यार मेरा 3 दफा पंक्चर होगा? क्यों जी? एस्टिमेट क्या करेंगे इस चीज को? इस चीज को एस्टिमेट नहीं करेंगे, ये खर्चा बाद में पता चलेगा। इस तरह के कुछ मुख्तलिफ किस्म के खर्चे होंगे जो पता ही नहीं, आप एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। आप रेंट को कर सकते हैं कि यार पता है कि यार रेंट कितना है, वो फिक्स है, उसका पता है आपको। आप इलेक्ट्रिसिटी को जज नहीं कर सकते। आप एस्टिमेट लगाएं भी तो पता चलता है कि जनाब रेट ही हुकूमत ने बढ़ा दिए हूँ, तब्दीली आ गई है। और ऐसी तब्दीली आई है कि रेट आसमानों को छू रहे हैं। आपने एस्टिमेट किया कि जनाब इस महीने में इलेक्ट्रिसिटी के लिए पेट्रोल इतना लगेगा, इतने का पेट्रोल लगेगा, से 2 लाख रुपए का। महीने का स्टार्ट 4 दिन, क्या हुआ?
माइक चेंज हुआ है। ठीक है।
कैन यू सी मी एंड कैन यू लिसन मी बच्चों? क्या आप मुझे देख सकते हैं और सुन सकते हैं? आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। ये एक आधा दिन जो है स्टार्ट का ना समटाइम्स हो जाता होता है, कोई चीज़ें जो होती हैं वो प्रॉपरली रह जाती हैं हल्की फुल्की सी। वो किधर गया? अच्छा जी, हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बात कर रहे थे और फिर एब्जॉर्प्शन की एक लॉजिक समझ रहे थे कि ये जो एब्जॉर्प्शन की लॉजिक है वो ये है कि हमें एस्टिमेटेड बेसिस पर खर्चों को क्या करना है, प्रोडक्ट का पार्ट बनाना है। चूंकि हमें खर्चों का पहले से ही 100% पता नहीं है, कुछ खर्चे ऐसे अनदेखे होते हैं, एकदम से आ जाते हैं। पेट्रोल की कीमत एकदम से बढ़ जाती है, एस्टीमेट से आउट हो जाती है। तो समहाउ हमें एस्टिमेटेड बेसिस पर फैक्ट्री ओवरहेड को पार्ट बनाना है। एक्चुअल हमें मिलेंगे 30 दिनों के बाद। अब 10 दिन में एक प्रोडक्ट बनाई है, उस प्रोडक्ट को मुकम्मल करना है, उसकी वैल्यू, इन्वेंट्री की वैल्यू मुकम्मल करनी है। अब इस बेसिस के ऊपर हम करते क्या है कि फर्ज करें हमने 10 प्रोडक्ट्स बनाई और हमने 300 रुपया एस्टिमेटेड पर यूनिट के हिसाब से ये प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दी। तो खर्चा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस में सारा खर्चे को लेकर आना है। तुम्हारी एंट्री हो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और क्या नाम है, WIP डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस में 3 खर्चे इकट्ठे हो जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। और फैक्ट्री ओवरहेड कौन से वाला? एब्जॉर्ब्ड वाला। अब जब चीजें मुकम्मल हो जाएंगी तो चीजें मुकम्मल करके हम इनको क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे एक और जगह पर, जिसका नाम है फिनिश गुड की इन्वेंट्री। WIP से ये फिनिश गुड में ट्रांसफर हो जाएगी। ये यहां से यहां पर एंट्री हो जाएगी फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ये असल में जोन सी गुड की मैन्युफैक्चर्ड हुई है कॉस्ट, वो उस वैल्यू के साथ ट्रांसफर हो जाएगी। इसे शॉर्ट में हम COGM लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में वही वाली चीजें आती हैं आपकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आपका डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आपकी हो गई प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड प्लस फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में चीजें आ जाती हैं। जो चीजें आपने बनाई वो अब अल्टीमेटली बिक जाएंगी, तो फिर आपकी एंट्री बन जाती है बेचने की, विद रिस्पेक्ट टू ओनली कॉस्ट काउंटिंग। जब आपने फाइनेंशियल काउंटिंग पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग पढ़ी थी, तो सेल के वक्त 2 एंट्री सीखी थी। कौन कौन सी? डेटर या कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ये वाली एंट्री थी सेल वैल्यू पर। और दूसरी एंट्री सीखी थी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट, ये कॉस्ट पर थी। ये कौन सा सिस्टम था आपका? परपेचुअल
एक्चुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग था। अब हम पढ़ रहे हैं CMA। क्या पढ़ रहे हैं जी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे। हमारा फोकस किसके ऊपर है बताएं जनाब? हमारा फोकस किसके ऊपर है? सेल वैल्यू के ऊपर या कॉस्ट के ऊपर? क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें हमें ना चेंज करनी है। नॉलेज काफी हद तक वही वाला है, लेकिन कुछ चेंजेस लेकर आनी है विद रिस्पेक्ट टू सेल, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट काउंटिंग, हमें चेंजेस लेकर आनी। तो अब चूंकि हमारा एम्फेसिस कॉस्ट के ऊपर है, लिहाजा हम इस एंट्री को खाते में नहीं लेकर आएंगे। बात क्लियर हो गई? हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट काउंटिंग पढ़ रहे हैं। कॉस्ट काउंटिंग के अंदर जो वैल्यू सेल के ऊपर, जो सेल जितने में भी किया है उससे कोई सरोकार नहीं है। हमें सरोकार कैसे है? एक चीज बनी तो बनी कितने में। ठीक है बेटा? तो ये होगी हमारी कहानी कि हमने चीजें बेच दी तो फिर एंट्री हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये इन्वेंट्री फिनिश गुड। ये 11 नंबर एंट्री हो गई, आपकी चीजें बनकर यहाँ पर पहुंच गई अल्टीमेटली। चलो, चीजें बनकर कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहुंच गई। तो ये हमारी 11 एंट्रीज हो गई, पूरा फ्लो हो गया। क्या हो गया बच्चों? अब फुल फ्लो हो गया। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का पूरा एक फ्लो आपके सामने आ गया। जी, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, WIP डेबिट, FOH क्रेडिट, फिनिश गुड डेबिट, WIP क्रेडिट, चीजें बन गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, चीजें बिक गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट। अब सिलसिला कुछ ये हुआ कि कोई खर्चा अज्यूम करें आप कि पूरे महीने का कितना खर्चा हो गया होगा एक्चुअल में, अज्यूम करें। सर कॉस्ट ऑफ सेल वैसे ही होगी कैलकुलेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह। मुख्तलिफ तरीके कार है बेटा, मार्कअप लग सकता है, मार्जिन लग सकता है, मुख्तलिफ तरीके कार से कैलकुलेट होगी। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तरह से कैलकुलेट होगी। जो जो सी चीजें चेंज होती चली जाएंगी वो हम डिस्कस कर देंगे इंशाल्लाह। आज आपको ये रिवाइज करवाया, कल इंशाल्लाह मार्कअप मार्जिन थोड़ा सा अपने तरीके में बताऊंगा और फिर इसका हम पास पेपर एक कदर करेंगे इंशाल्लाह। ये पास पेपर करेंगे तो ये आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुझे बेसिक यहाँ से सिखानी थी, मुझे डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर का फर्क बताना था आपको। फिर मुझे इस फ्लो को पढ़ाना था आपको कि ये फ्लो फैक्ट्री का फ्लो है, इससे चीजें अंडरस्टैंड करके आगे चल रही हैं हम। अब उस चीज के ऊपर मैं जाने लगा हूँ, जो सी चीज मजीद अंडरस्टैंड करने वाली है, क्रैम नहीं करनी है हमने। तो 3-4 मिनट है हमारे पास सिर्फ, उसके अंदर इस चीज के ऊपर जल्दी जल्दी कोई अमाउंट आप अज्यूम कर लें। सर फिनिश गुड की वैल्यू ही कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी ना? यस, फिनिश गुड की जो वैल्यू है, जिस वैल्यू के ऊपर वो आई है वही कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, ऑब्वियसली, डेफिनेटली। यू वेल डन, यू हैव थॉट करेक्टली। अब मैं अज्यूम करने लगा हूं कि आपके खर्चे एक्चुअल में हो गए 5 लाख रुपया। कितने हो गए? या 5,02,320 हो गए।
ये एक्चुअल खर्चे हैं टोटल। और जो एब्जॉर्ब करके आपने ट्रांसफर किए, या कम हो सकते हैं या इससे ज्यादा हो सकते हैं, कोई तीसरी चीज तो नहीं होगी। आप यूनिट्स बनाते जाएंगे, तीसरों के हिसाब से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और ट्रांसफर करते चले जाएंगे। 5 लाख तकसीम 300, लगभग आपके बने यूनिट्स 1666। हम एज्यूम करते हैं आपने पूरे महीने में 1600 यूनिट्स बना लिए। कितने यूनिट्स बना लिए? 300 रुपए के हिसाब से आप ट्रांसफर कर रहे हैं, और आपने इन टोटलिटी 1600 यूनिट्स बनाए। तो इसका मतलब क्या हो गया? 4,80,000 आपने प्रोडक्ट का पार्ट बनाया है। एम आई राइट? क्या मेरी कैलकुलेशन ठीक है? 4,80,000, ये 4,80,000 अल्टीमेटली यहां से होता हुआ यहां पर पहुंचेगा। यहां से होता हुआ फिनिश गुड का हिस्सा बनेगा, WIP का हिस्सा बन के फिनिश गुड का हिस्सा बनेगा, फिनिश गुड का हिस्सा बन के ये जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा बन जाएगा। फ्लो समझ लग गया बच्चों? ये वाला 4,80,000 अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स में 4,80,000 पहुंच जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड ओनली। मटेरियल और लेबर की कहानी की डिस्कशन नहीं कर रहा मैं। एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ सेल्स से ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? मेरा एक्चुअल में फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा 5 लाख रुपया या 5,02,320 है। कॉस्ट ऑफ सेल्स से ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? एक्चुअल 5,02,320, और एब्जॉर्ब आपने करवाया 4,80,000। इसका मतलब है 22,320 से ये अंडर एब्जॉर्ब है, कम एब्जॉर्ब हुई है। एब्जॉर्ब कम हुई है, एक्चुअल ज्यादा है। एब्जॉर्ब कम हुई है तो इसका मतलब है ये हो गई अंडर एब्जॉर्ब्ड, कम एब्जॉर्ब हुई है। कॉस्टों से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी ज्यादा होनी चाहिए? कैसे हो जाएगी पूरी? 22,320 अगर डेबिट कर देंगे, इसका मतलब है ये वाला कॉस्ट बराबर हो गई। ठीक, ये क्या हो गई? बराबर हो गई। और अब आपने एंट्री पास कर दी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और FOH क्रेडिट 22,320। अब FOH भी बैलेंस नहीं हुआ। इसकी डेबिट साइड है 502,320 की, क्रेडिट साइड है 480 की, तो इसको बैलेंस कर देंगे 22,320। अगर हम क्रेडिट कर देंगे तो अब दोनों साइड्स क्या हो गई? बराबर हो गई। 22,320। बात क्लियर हो गई? ये होती है आपकी अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री। अब दूसरी अजम्पशन ले लेते हैं कि अगर मेरे खर्चे एक्चुअल में 5,02,320 ही थे, लेकिन एब्जॉर्ब मैंने कर दिए ज्यादा, 4,80,000 नहीं किए। मेरे प्रोडक्ट 1,600 नहीं बने, मेरे प्रोडक्ट ज्यादा बन गए, 1,700 बन गए। फिर कितने खर्चा बनेगा? 1,700 यूनिट्स बने तो 5,10,000।
और अल्टीमेटली ये कहाँ पे क्या आ जाएगा, 5,10,000। जबकि एक्चुअल में खर्चा आया 5,02,320। तो एब्जॉर्ब क्या हो गए, ज्यादा हो गए, ओवर एब्जॉर्ब्ड हो गए। 510 माइनस 502,320, 7.68, 7,680। ये अब क्या हो गया, अब चूंकि ये ज्यादा लिखा गया हुआ है तो अब हमने इसको क्या करना है, खत्म करना है 7,680 से। जब हम ये इसको करेक्ट कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अपने एक्चुअल लेवल पर आ जाएगी, जो कि 5,02,320 है विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड ओनली। बात क्लियर हो गई। अब आपके वंस अगेन डेबिट एंड क्रेडिट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 7,680 इधर आ जाएगा। क्रेडिट हो गया था हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स और डेबिट हो गया हमारा क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। ये आपकी आ गई ओवर एब्जॉर्ब्ड की एंट्री और ये आपकी आ गई अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री। ले जी, ये आपका क्या आ गया, होमवर्क आ गया। पूरा फॉर्मेट रिवाइज करें, तमाम जर्नल एंट्रीज रिवाइज करें, और बस इतना सही काम करना है आपने। इस फ्लो को खुद बनाएं, अपने पास 2 पेजेस ले लें लेफ्ट और राइट, और उसके ऊपर दोनों को अपने तौर पर बनाएं, सारी की सारी एंट्रीज लिखें, जुबानी लिखें। एक्चुअल एफओएच की एंट्री क्या बनेगी बेटा, ये आपकी एक्चुअल एफओएच की एंट्रीज आ गई। ठीक है जी। चलें, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। इस प्रोसेस को लिखना है, मैं इंशाल्लाह अगली क्लास होने के बाद इंशाल्लाह इसको अपलोड कर दूंगा ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद तो है कि जी ड्राइव लग गई होगी, नहीं तो थोड़ी देर बाद वो भी असिस्टेंट से पता करके और वो भी करवा दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पास पेपर करेंगे, एक दो आपको पास पेपर होमवर्क में देंगे, और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।